वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट की इस पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डीपीएसपी का पॉलिटी में, उसमें 48 तक हमने कंप्लीट कर लिया था आर्टिकल। आज उसी के आगे के आर्टिकल 49 स्टार्ट करते हैं। 49 आपका जो आर्टिकल है ये राज्य के लिए अनुदेश है। क्या अनुदेश है? कैसा अनुदेश? कि राज्य क्या करेगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। वस्तुओं का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय स्मारक जैसे लाल किला हो गया, आपका राष्ट्रीय स्मारक है। संसद भवन राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है। और स्थान है जैसे आपके राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक है। और वस्तुएं हैं जैसे प्राचीन इतिहास जिससे हमारा प्रकट होता है, प्राचीन चीज़ों की जानकारी, प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और समाज की जानकारी मिलती है। उन सारी चीज़ों का संरक्षण करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 49 के तहत कहा गया है। ताजमहल भी एक राष्ट्रीय स्मारक है जिसके सरकार संरक्षण करती है। आप देखते होंगे कि तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर हैं दक्षिण भारत के जिनका सरकार रिनोवेशन कराती है, उनका संरक्षण करती है। ये हमारी राज्य का, सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 49 राज्य को यही निर्देशित करता है। आप समझते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस पर अक्सर विवाद होता रहता है। किसमें? न्यायपालिका और कार्यपालिका में, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में लगातार विवाद होता है। क्यों? इसमें राज्य से कहा गया कि राज्य क्या करेगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका को इनको क्या करेगा? पृथक करेगा, यानी इनको अलग अलग करेगा, इनके कार्यों को अलग अलग करेगा। और चूंकि दोनों के कार्य अलग अलग हैं, कार्यपालिका के द्वारा यदि किसी का शोषण किया जाता है, उस शोषण को रोकने के लिए न्यायपालिका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने के लिए न्यायपालिका है। कार्यपालिका के किसी नियम, कानून, विधान के द्वारा यदि आम जनमानस का, भारतीय लोगों का या किसी व्यक्ति का नुकसान होता है, उसको उसकी भरपाई करवाना और उस नुकसान को रोकना, उस अहित को रोकना, ये न्यायपालिका का कार्य है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राज्य को ये निर्देश दिया कि वह कार्यपालिका और विधायिका को क्या करेंगे? पृथक करेंगे। ये आर्टिकल 50 है। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल जो 51 है, आर्टिकल 51 कहता है क्या? कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। भारत सदैव राज्यों के मध्य विवादों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए प्रयास करेगा, मध्यस्थता कराएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका अदा करेगा। ये हमारी आर्टिकल 51 राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा नहीं, राज्य के लिए निर्देश दिया गया है कि राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है और उनके संबंध हैं उनको मजबूत करेगा, उनकी अभिवृद्धि करेगा। यदि दो राज्यों के बीच में, यानी अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के मध्य में विवाद होता है तो उस विवाद को हल करने के लिए क्या करेगा? वो
शांतिपूर्ण तरीके से मध्यस्थ की भूमिका अदा करेगा। क्या? आपसी समझौते से और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के प्रति, समझौते या बाध्यताओं के प्रति सदैव सम्मान की भावना रखेगा। किसकी? सम्मान की भावना रखेगा। ठीक है, इस तरह से 51 हमारी विदेश नीति को तय करता है कि भारत देश की विदेश नीति 51 के तहत तय होती है कि भारत देश का राज्य, जो भारत की सरकार है, वो क्या करेगा। और एक पॉइंट बनता है कि विदेश नीति किस विषय का सब्जेक्ट है? ये केंद्र सूची का विषय है, अन्य देशों से बातचीत, समझौते करना, कुछ भी करना, ये केंद्र का काम है। राज्य विधानमंडल या राज्य सरकारें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद डीपीएसपी की प्रकृति हम मौखिक समझेंगे। डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रकृति नकारात्मक है। यदि हम साइड में बनाएं कि डीपीएसपी और एफआर फंडामेंटल राइट्स, इनकी प्रकृति ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे? राज्य इनको देने के लिए बाध्य है, जबकि डीपीएसपी को राज्य देने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिवर्तन करेगा। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यदि उसका उल्लंघन हो रहा है तो क्या है? आप जा सकते हैं कोर्ट, यानी कि वाद योग्य, जबकि अवाद योग्य है। आर्टिकल 37 में कहा गया ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार है, राज्य के विरुद्ध है। किसके हैं? नागरिकों के अधिकार है। राज्य को कुछ करने से रोकते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, जबकि डीपीएसपी राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या? जनता का हित करने के लिए। ठीक है, नीति निर्माण में ये आधारभूत हैं, जबकि मानव के मूलभूत विकास के आधारभूत फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि नीति निर्माण में आधारभूत डीपीएसपी हैं। ठीक है, इस तरह हमने इसको समझा। अब हम समझते हैं कि डीपीएसपीज़ का वर्गीकरण किया गया है। हमारे भारत की जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण के आधार पर जो डीपीएसपी हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो गांधीवादी हैं, दूसरे हैं समाजवादी और तीसरे हैं उदारवादी। गांधीवादी में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। 43 ग्रामीण जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन और संवर्धन है। 43B सहकारी समितियों का गठन है। 46 SC ST और सामाजिक कमजोर वर्गों का शैक्षणिक हित और आर्थिक हितों का संरक्षण है। अन्याय और शोषण से बचाना है। 47 शिष्ट जीवन स्तर और पोषाहार स्तर तथा मादक पदार्थों और हानिकारक औषधियों के प्रयोग और उनके विक्रय से उनको रोकना है। ये 47 है। 48 गोवध का निषेध है। ये गांधीवादी विचार है। जबकि समाजवादी विचार में आर्टिकल 38 राज्य के भौतिक संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकना है। सामुदायिक भूमि पर सबका हिस्सा रखना है। ठीक है। 39 है। 39 के अंतर्गत क्या कहा गया है? 39A के अंतर्गत कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। आर्टिकल 41 काम का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। निःशक्तता की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में, बुढ़ापा की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में लोक सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य के पास आप जा सकते हैं। ठीक है। 42 में प्रसूति सुविधाओं को बंद किया गया है। 43 भी गांधीवादी भी है और समाजवादी भी है। 43A और कर्मकारों को भाग लेने का, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार भाग ले सकते हैं, उसमें भाग लेंगे, ये 43A है। 47 समाजवादी भी है और गांधीवादी भी है। उदारवादी के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क देखभाल की व्यवस्था की जाए।
उनके शैक्षणिक प्रबंध की व्यवस्था की जाए, शिक्षा के प्रबंध की देखभाल की, ठीक है। 48 और 48A है पर्यावरण का संरक्षण है, वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण है। 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। 50 है कार्यपालिका और विधायिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्षमा करें विधायिका नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव की बात की गई है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते की बात की गई है। इस तरह से DPSP के जो हमारे पार्टिसिपेशन है वो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी में किया गया है। अब जो DPSP है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्रिटिसाइज़ करने में एक ग्रेनविल ऑस्टिन नाम का अंग्रेज है। ऑस्टिन ने इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि DPSP संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है, क्योंकि यह शासन के लिए मूलभूत है, क्योंकि यह शासन के लिए मूलभूत है। इसी तरह TT कृष्णमाचारी ने इसको बहुत क्रिटिसिज्म किया, इसका आलोचना करी और आलोचना में उन्होंने कहा कि जो DPSP है ये संविधान निर्माताओं की, किसकी? संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का कूड़ादान है, ये कहा TT कृष्णमाचारी ने। किसने? TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी ने ये इसको क्रिटिसाइज उन्होंने किया है। परंतु मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं और इन दोनों को प्राप्त करना हमारे आम नागरिकों का कर्तव्य है। इस तरह से दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट्स पहले समझ लिए, DPSP समझ ली, DPSP क्यों आया, कहाँ से आया, आयरलैंड से लिया गया, उसको भी समझा। DPSP के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक को समझा। हमारे DPSP की प्रगति कैसी है और क्या वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, इसको भी हमने समझा कि DPSP सकारात्मक हैं, अवाद योग्य हैं, राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। DPSP का जो वर्गीकरण है गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, इसको भी समझा। DPSP के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन है, ये क्या है? एक कानूनविद है, एक संविधानविद है ब्रिटेन का, उसने DPSP को संविधान की आत्मा कहा है क्योंकि ये शासन के लिए क्या है? मूलभूत है, शासन के लिए आवश्यक है। DPSP संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का कूड़ादान है। TT कृष्णमाचारी ने इसकी आलोचना भी करी है। मिनर्वा मिल्स वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और DPSP को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए हैं, एक दूसरे के पूरक बताए हैं। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे मौलिक कर्तव्य। मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।